नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा एजी ऑफिस में कार्यरत हिम्मत सिंह को HSSC का नया अध्यक्ष चुना गया और हरियाणा सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी की, जिसके बाद अब सीएम नायब सैनी हिम्मत सिंह को HSSC के लिए नए अध्यक्ष के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई और साथ ही सीएम सैनी ने भी हिम्मत को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी और साथ ही हिम्मत सिंह ने भी इस बात का आश्वासन दिया कि जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी गई उनका वे निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक मैं हिम्मत सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान और भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं हिम्मत सिंह, जिसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मैं यथा योग्यता, ज्ञान तथा विवेक से अपने पद के कार्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं हिम्मत सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए या विशेष तौर पर जिसकी राज्यपाल के द्वारा अनुज्ञा दी जाए, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। हिम्मत सिंह जी को आज इस महत्वपूर्ण पद पर, जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं के ऊपर ये पूरा उतरेंगे, आज इस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पद के ऊपर इन्होंने शपथ लिया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करूंगा कि युवाओं के जो उनकी अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर ये खरा उतरेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अभी तो जैसे आप लोगों को पता है चार्ज लिया ही है, लेकिन ये प्रायोरिटी यही रहेगी, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके साथ हम खड़े हैं। उनके लिए सीईटी का जो अभी जजमेंट आया है, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उन बच्चों के साथ हैं और प्रायोरिटी यही रहेगी कि रिक्रूटमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। मेरी पर्सनल कोशिश ये रहेगी कि कोई शेड्यूल हमारा बन पाए कि रेगुलर रिक्रूटमेंट्स हो जाए बच्चों के लिए एनुअल बेसिस पे। सर, 3 महीने का वक्त लगभग चुनाव में बचा हुआ है और काफी भर्तियां जो पेंडिंग हैं जी, और सरकार की कोशिश होगी कि नई भर्तियां भी की जाए ताकि नतीजे थोड़े से 50-50 हुए हैं, तो किस तरीके से निभाएंगे, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां कोर्ट में जाकर ही स्टे होती है। जैसे आप सब लोगों को पता ही है, कोर्ट का मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस का बेस्ट बेनिफिट लूंगा और जो कोर्ट में मामले हैं उनको पर्सनली रिव्यू करूंगा और 3 महीने के टाइम में बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ हमारा प्लान है। तो मैं हमारे युवा हिम्मत सिंह जी, जिन्होंने आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के रूप में अपनी पद और गोपनीयता की शपथ ली है, मैं हिम्मत सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि सरकार की जो एक ट्रांसपेरेंसी नीति है युवाओं के लिए, आज हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से युवाओं का विश्वास सरकार की नीतियों के ऊपर बढ़ा है, आज नौकरियों में जिस प्रकार से युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब व्यक्ति को भी सम्मान दिया गया है, बिना भेदभाव के आज नौकरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं को मिल रही हैं। इस बात को आगे बढ़ाने में हमारे युवा हिम्मत सिंह जी, जिन्होंने आज ये पदभार ग्रहण किया है,
उन युवाओं की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का काम करेगा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सरकार का क्या नजरिया है? नहीं, देखिए, आने वाले अभी समय के अंदर हरियाणा में हम 50,000 और भर्ती शीघ्र करेंगे और इसके साथ साथ ग्रुप डी में भी हम जो युवाओं को नौकरी देने की बात है, ग्रुप बी के लिए भी हम युवाओं को और नौकरियों में इस कार्यकाल के अंदर जो हमारे पास समय बचा है इसके अंदर और भर्तियां करेंगे। और जो आपने ये सोशो इनकम की बात कही है और जिसके ऊपर कांग्रेस ने भी बड़ी तालियां पीटने का काम वो किया है, हमारी जो सोच है कि जो सरकार ने पीछे निर्णय लिया था कि एक गरीब परिवार का बेटा जो जिसके घर के अंदर कोई नौकरी नहीं थी, गरीब परिवार की विडो, गरीब परिवार का वो बालक, चुनाव आचार संहिता के समाप्त होने के बाद प्रदेश के नायब सैनी सरकार फिर से जनता कार्यों में जुट गई है और इसी कड़ी में सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना बनाई थी और जिसको लेकर अब जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा खुद सूबे के सीएम सैनी ने उठाया है। और आखिर क्या है ये योजना, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। नायब सरकार की नायाब कोशिश, हैप्पी कार्ड से सफर होगा हैप्पी, हैप्पी कार्ड से मिलेंगी खुशियां, योजना से बदलेगी तस्वीर, साल में 1000 किलोमीटर यात्रा फ्री। हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी स्कीम बनाई गई थी, जिसको अब जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा खुद सूबे के सीएम नायब सैनी ने उठाया है। प्रदेश के गरीब लोगों के लिए जनहितकारी इस योजना से राज्य के 23 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। हरियाणा में लोग रोडवेज की बसों में साल में 1000 किलोमीटर फ्री यात्रा कर सकेंगे। इसी कड़ी में शुक्रवार को करनाल में सीएम नायब सैनी ने हैप्पी स्कीम के लाभार्थियों को कार्ड बांटे। इसके अलावा जिन लोगों को पहले कार्ड मिल चुके हैं उनसे बात कर उनका अनुभव पूछा। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार लाभार्थियों तक सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। आज बीपीएल कार्ड के लिए हरियाणा में चक्कर नहीं काटने पड़ते। हर घर नल से जल और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं चलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गृहिणी की समस्या को हल किया। आयुष्मान योजना के जरिए 5 लाख रुपए तक सरकार मुफ्त इलाज दे रही है। गरीबों के हित के लिए कार्य करने हेतु हमेशा मौजूदा सरकार प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि राज्य के सभी डिपो में ये स्कीम शुरू हो चुकी है, जहां से लोग इसके कार्ड बनवा सकते हैं। इस स्कीम से राज्य के 23 लाख परिवारों को फायदा मिलने वाला है। ये स्कीम 1.80 लाख रुपए से कम की सालाना आमदनी वाले लोगों के लिए बनाई गई है। करनाल में हुए इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पूर्व सीएम मनोहर लाल के कामकाज की सराहना की। अगर कार्ड की बात करें तो हैप्पी कार्ड की कीमत 180 रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब लोगों के लिए इसकी कीमत 50 रुपए रखी गई है, जिससे लोग और भी ज्यादा सहूलियत से इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठा सकें। सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को गरीबों के हित के अंदर उनके उत्थान के लिए समय समय के ऊपर लॉन्च करते हैं। ये योजना हैप्पी योजना भी अत्यंत ऐसे वर्ग के लिए है कि अगर कोई दिक्कत आ जाती है या कोई बाजार के अंदर सामान लेने के लिए जाना है या कहीं किसी धार्मिक स्थल के ऊपर भ्रमण करने के लिए जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं किसी रिश्तेदारी में शादी में जाना है, तो इस योजना का लाभ उठाते हुए
आप बस के अंदर फ्री में आप सफर कर सकते हैं। ये योजना ये सरकार ने आप लोगों के लिए चलाई है। मैं इसके लिए सभी जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी नौजवान साथी हैं, मैं सभी का आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। और मुझे ये खुशी है कि ये हैप्पी योजना, जैसा अभी हमें इसके माध्यम से बताया भी गया है कि हमने एक जो फिल्म देखी है, उस फिल्म के माध्यम से लगभग 23 लाख ऐसे परिवार हैं और 23 लाख परिवारों में से 84 लाख लोगों को हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना का लाभ मिलने वाला है। और बहुत सारे हमारे परिवार इस योजना का लाभ भी उठा चुके हैं, जिनको ये कार्ड हमने वितरित किए थे। लगभग 1,11,123 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ भी उठाया है। और मुझे ये बताते हुए भी बड़ी खुशी है कि जो हमारे रजिस्ट्रेशन हुआ है इस योजना के माध्यम से, लगभग आवेदकों ने 41,817 ये जो हैप्पी कार्ड वितरित हुए हैं। 39 लाख किलोमीटर की ये यात्रा उन्होंने इसके माध्यम से ये कवर करेंगे, जो ये हैप्पी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, जो दिए जा रहे हैं। जैसा बताया भी है कि एक व्यक्ति इस कार्ड के माध्यम से 1000 किलोमीटर की यात्रा का वो लाभ उठा सकता है इस योजना के माध्यम से, जो सरकार ने ये योजना लॉन्च की है अभी आप लोगों के लाभ के लिए। सरकार गरीबों की मदद करते हुए कि उनको विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ना। अभी हमने पीछे देखा भी है कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर जो गुड गवर्नेंस के माध्यम से ऑनलाइन जो सर्विस दी है, इसका सीधा सीधा लाभ वो व्यक्ति तक पहुंच रहा है। नायब सैनी की प्रदेश सरकार की हैप्पी स्कीम जनता को कितना खुश कर पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो इस योजना से जनता को एक नई आस मिली है, लेकिन योजना बनाने और इस योजना को धरातल में पहुंचाने में सरकार कितना कामयाब हो पाती है, ये तो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर बल्लभगढ़ से है, जहां उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहर में धीमी गति से चलने वाले कार्यों को गति देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और बता दें कि सेक्टर 64 में बनाई जा रही मुख्य रोड का उद्योग मंत्री ने निरीक्षण किया और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को प्राथमिकता से जल्द पूरा कराया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री की घोषणाएं शामिल हैं। जो विकास की गति जो आचार संहिता के समय जो रुक चुकी थी, उसको गति देने के लिए और कौन कौन से काम बाकी हैं और उन कामों को तेजी के साथ गति देनी जाए, ये सेक्टर की मेन रोड है। ये डिवाइड है 64 की और 64 से 64 की डिवाइडिंग रोड है, जिससे क्या है कि लोगों का आवागमन होता है। और सबसे बुरी जर्जर हालत थी इस रोड का। आज हमने देखने में कि इस समय में 4 कंप्लीट हो चुकी है, साइड की टेल लगनी बाकी है और जल्दी पूरी है। जल्दी कंप्लीट करके लेंगे और इसके बाद 90 दिन में जो काम बने उनको 23 साल गति के साथ सबको प्रयास करेंगे। जो मुख्यमंत्री घोषणा है उन सबको पूरा करने का प्रयास करेंगे। रेवाड़ी में हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी को ऑफलाइन करने पर विचार कर सकती है और साथ ही पोर्टल पर इन सेवाओं को ठीक से काम न करने के कारण जनता को भारी परेशानी हो रही है। और साथ ही बता दें कि सरकारों ने जरूरतमंदों के
को 100 गज के बीपीएल प्लॉट देने की योजना की घोषणा की है और इस जन कल्याणकारी योजना पर सरकार का पूरा फोकस है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। वहीं डॉक्टर बनवारी लाल ने लोक निर्माण विभाग से जुड़े अधिकारियों की भी बैठक ली और साथ ही अधिकारियों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी विधायकों की माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग के अंदर ये सभी विधायकों से बात की गई कि भाई चुनाव के अंदर क्या क्या समस्याएं आप लोगों को वहाँ आई जिसकी वजह से थोड़ा खराब गिरा है, तो उसके बारे में चर्चा हुई ताकि हम इनको सुधार कर सकें और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम इन समस्याओं का सामना न करना पड़े। तो जो भी समस्याएं हर विधायक ने बताई उस पर चर्चा हुई और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि इन पर हम गौर करेंगे और इनका सुधार करेंगे। किस तरीके की समस्या डॉक्टर साहब अधिकतर देखने में आई है, क्या वजह रही है इसकी? देखो, एक तो जैसे शहरों में ये प्रॉपर्टी आईडी का है जी, आपका फैमिली आईडी का है, और ये जो गांव में जैसे बीपीएल किसी को कट गए, बीपीएल कार्ड कट गए, ये समस्याएं हैं और ये समस्याएं पोर्टल पे ठीक नहीं हो रही, इसकी वजह से लोगों में थोड़ा सा रोष है। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक में एक बार फिर सोनिया गांधी को ही कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। कई नेताओं ने उनका समर्थन भी किया और अब ये मांग उठ रही है कि राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस नेता ने अपनी सहमति नहीं दी और इस वजह से बैठक में भी कोई मुहर नहीं लग पाई और इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, उसके बाद इस बात का भी फैसला हो पाएगा। इंद्री में पूर्व राज्य मंत्री एवं ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव काम्बोज ने अपने निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अब एनडीए की सरकार सभी अधूरे पड़े कामों को पूरा करेगी और साथ ही करणदेव काम्बोज करनाल लोकसभा से पार्टी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जीत पर भी बधाई देने के लिए इंदिरा स्थित अपने निवास स्थान पर पहुंचे थे। इस मौके पर काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे और इस अवसर पर मिठाई बांटकर सभी का मुंह मीठा कराया गया और उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी पूरा मान सम्मान दिया जाता है। देखिए, अभी जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से दिन रात मेहनत करके काम किया है और मेहनत करके अपने प्रत्याशी को यहां से जीत दिलवाने का काम किया है। मेरी भी यहां ड्यूटी लगी थी क्योंकि मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, मेरा क्षेत्र रहा है इंद्री, तो पार्टी की तरफ से मेरी भी यहां ड्यूटी लगी थी 2 दिन के लिए। तो मेरे साथ भी बहुत कार्यकर्ता चुनाव अभियान में उस समय जुटे, तो मैं आज उनका सबका धन्यवाद करने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि कई बार कार्यकर्ताओं को मैसेज आ रहे थे, संदेश आ रहे थे कि आप एक बार आ जाओ, सभी कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने गला घोटकर अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और आरोपी युवक मोहित अग्रवाल को पुलिस ने पकड़ लिया है। शाहबाद थाना प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि युवक ने अपनी मां को पहले पीटा और बाद में गला घोटकर हत्या कर दी। उन्होंने आगे बताया कि
हत्या करीब 2 दिन पहले की गई थी, जिसके बाद आरोपी ने शव को घर में ही छुपा दिया था और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यानी कि थोड़ी कम आई स्मेल। हमने सोचा चलो ऊपर कूड़ा पड़ा है, हमें चल उसकी आ रही होगी, बहुत ज्यादा आ रही थी। फिर मेरी वाइफ ने 112 नंबर पे कॉल की, फिर पुलिस बुलाई। तो आप इस घर में नहीं रहते क्या? हाँ जी, हम ऊपर है, हमारा ऊपर। क्या लग रहा है कि भाई ने मारा है क्या? पता नहीं जी, हमें कुछ नहीं पता जिसके ऐसे पता लग रहा है। कंट्रोल रूम के अंदर एक सूचना मिली थी, एक व्यक्ति ने अपनी मदर को मार दिया है और उसकी डेड बॉडी 2 दिन से ना स्मेल आ रही है उसके अंदर। तो हम पहुंचे थे मौके पे, तो यहाँ देखा डेड बॉडी रखी हुई थी। कृष्णा देवी है हुड्डा पार्ट 2 की। तो इसके लड़के ने, छोटे वाले लड़के ने, मोहित नाम है उसका, उसने अपनी मदर को परसों मारा और उसकी डेड बॉडी वहीं रखी रही। तो कारण क्या क्या क्यों? भाई ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन है, अभी से पूछताछ करेंगे। बहादुरगढ़ में एक सनकी आशिक ने एक तरफा प्रेम के चलते अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। आरोपी आशिक और मृतक युवती के परिजनों की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें सनकी आशिक शिवानी की हत्या की बात कबूल रहा है और वहीं युवती का शव जखोदा गांव से असोदा जाने वाले सड़क किनारे खेत में मिला। घटना की सूचना मिलते ही असोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। आरोपी सौरभ करीब 10 से 12 दिन पहले शिवानी से मिलने हरिद्वार आया था और शिवानी को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन शिवानी ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही सौरभ ने शिवानी की हत्या कर दी। हम देखो दारू वारू को छोड़ दिए, आराम से अपना परिवार रखेंगे, हम तुम्हारे पास आएंगे। तो शिवानी कह रही थी कोई बात नहीं, आ जाओ, यहीं आराम से कमाओ के। तो 20 तारीख के बाद बोल रहा था कि हम आऊँगा। और इसको सौरभ को पता मतलब चला, ये कह रहा था सौरभ की ना तो तुम शिवानी विमलेश के पास तुम रहोगे और न जब हमारे पास नहीं रहोगी तो अगल अगल तीनों लोग दर भटको, लेकिन कोई तीर ना रहो। अब इसीलिए हमका हो सकता है रात में पता नहीं कैसे उठा के ले गया कि मुंह में कपड़ा बांध के 2-3 जन लेके गए। सर मैं सो रही थी, सब लोग जान नहीं पाया कितने खन कैसे क्या हुआ। बहादुरगढ़ में झुग्गी झोपड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते करीब 50 झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई और इसी के साथ कूड़ा बीनने वाले लोगों की दर्जन भरी रेहड़ियां और एक गाड़ी और घर का जरूरी सामान भी जलकर राख हो गया। हादसा देर रात बहादुरगढ़ के सराय औरंगाबाद के गांव के पास बसी झुग्गियों में हुआ है। आदमी मतलब शोर करते रहा, पंखा की आवाज से हमें सुनाई नहीं दिया। हमें पता चला, आके देखा तो जैसा कि बाल्टी से बुझाने वाला आग नहीं थे। कितनी झुग्गियों में आग लगी है? 50-60 घरों में। 50 से 60। क्या काम होता था यहाँ पे? यहाँ पे जैसा कि आदमी बीन बीन के कूड़ा लाते थे, तो यही मतलब सटाई करके गुजारा करते थे। कितनी रिक्शा जली हैं, कितना क्या नुकसान? रिक्शा तो आप समझ लो कि जैसा कि कम से कम 15-20 रिक्शा जले हैं, वो एक छोटा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।